आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पोल साइंस चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलो भाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं बर्लिन की दीवार से। तो चलो बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दीवार थी शीत युद्ध के सर्वग्राम दौर में बनाई गई थी। मतलब ये जो दीवार थी ना, जब शीत युद्ध चल रहा था उसके बीच में ही इसका निर्माण हुआ है। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। मतलब विश्व में ना जब जो दो महाशक्तियाँ थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। यूएसएसआर जो थी वो साम्यवादी दुनिया थी। मतलब वो साम्यवादी दुनिया जो थी यूएसएसआर के आदर्शों पर निर्धारित थी, और पूंजीवादी जो दुनिया थी ना वो यूएसए के आदर्शों पर निर्धारित थी। यह जो दीवार थी ना पूर्वी बर्लिन पश्चिमी बर्लिन को अलग करती थी। मतलब ये जो दीवार थी पूर्वी बर्लिन जो थी, पूर्वी बर्लिन में ना साम्यवादी दुनिया मतलब साम्यवादी व्यवस्था थी, और पश्चिमी बर्लिन में पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो ये जो दीवार थी ये इन दोनों को आपसी में अलग करते थे, ये इन दो के बीच खड़ी थी, और ये दीवार 1961 में बनकर खड़ी हुई थी। तो चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। मतलब अगला पॉइंट, यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। मतलब वो टूट चुकी है, अब है नहीं, इसलिए थी। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी। फिर इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा गिरा दी गई थी। आम जनता ने इसे तोड़ दिया था 9 नवंबर 1989 में। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत प्रणाली। चलो सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली है क्या? पहली बात, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आए। भाई मतलब जो रूस में ना एक समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद से ही सोवियत प्रणाली यहाँ यह अस्तित्व में आई लोगों के बीच में। और दूसरी बात यह है, ये जो क्रांति है पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। मतलब ये जो क्रांति थी ना पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। हाँ, और मतलब जो छोटी मोटी ज़रूरतें थी ना ये इससे प्रेरित थी, जैसे स्वच्छता, शिक्षा आदि ऐसी चीज़ों से प्रेरित थी। तीसरी बात यह हो जाएगी कि यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। मतलब कि ये है ना, इसमें ना पूंजीवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन समाजवादी में लोगों की समानता और उनके रोजगार ऐसी चीज़ों को ना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो सोवियत प्रणाली जो थी उसमें मतलब ना निजी संपत्ति को ख़त्म करना तथा लोगों को समान रूप से सबको समानता प्राप्त हो, ऐसी प्रणाली थी ये। इसमें ऐसी चीज़ों को महत्व दिया जाता था तथा इसकी कोशिश की गई थी 1917 के बाद। तो भाई हमारा तीसरा टॉपिक है दूसरी दुनिया या साम्यवादी खेमे के देश। चलो फिर इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे ना वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, मतलब नियंत्रण में आ गए, उनके अंडर आ गए। हम दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सोवियत सेना ने फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। इन देशों को ना सोवियत सेना ने ना फांसीवादी ताकतों से आज़ादी दिलाई थी, मुक्त कराया था। हम तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ के समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। मतलब इन सभी देशों की जितनी जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी ना उनको ना एक तरह से फोर्स किया गया कि तुम सोवियत प्रणाली के तर्ज पे ढाला गया। मतलब उन्हें फोर्स किया कि तुम इसको अपनाओ। हाँ, और जिन्हें दूसरी दुनिया या सोवियत खेमे के देश भी कहा जाता है। तो ये था ये। चलो अगला टॉपिक है सोवियत संघ की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ की विशेषताएं, मतलब उसमें क्या खूबियाँ थी। मतलब यह प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली के विरोध में बनाई गई थी। यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यह प्रणाली जो थी पूंजीवादी प्रणाली जो थी उसके विरोध में बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो आप, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। मतलब इसमें ना कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। और तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो बेरोजगारी का नहीं होना। बेरोजगारी का ना होना तो इससे तो आप मतलब समझ ही जाते हो, सबके पास काम धाम था, कोई बेरोजगार नहीं घूम रहा था। और पिन से लेकर कार तक की सुविधा थी। मतलब जो इनके जो संचार थे ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पिन से लेकर कार तक की सुविधा थी। और ये भी लिख सकते हो आप उन्नत संचार का होना। उन्नत संचार का मतलब यही है कि मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे संचार थे।
और आप ये भी लिख सकते हो कि स्वास्थ्य सेवा का होना, मतलब स्वास्थ्य सेवा से आप समझ ही सकते हो, हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल सर्विस, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पे। और अच्छी शिक्षा का होना, मतलब यहाँ पे अच्छी शिक्षा का होना, एजुकेटेड पर्सन, विद्यालय, शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जीवन का स्तर, मतलब एक जो ST OBC इन सब के लिए एक छूट मिलती है ना, वो भी यहाँ पे मिलती थी। तो हमारा अगला टॉपिक है सोवियत प्रणाली के विघटन के कारण। विघटन से मतलब है टूटना, टूटने के क्या कारण थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। नौकरशाहों का सोवियत प्रणाली पर शिकंजा, मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते थे ना, उसका इस पे शिकंजा हो गया था, मतलब वो धौंस जमाने लग गए थे, इस पे कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। दूसरा पॉइंट, सोवियत प्रणाली के पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण, कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो चुका था। तीसरा आप ये भी लिख सकते हो, सोवियत प्रणाली का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, जनता उससे कुछ भी सवाल करे वह उसका उत्तर नहीं देती थी। तथा चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग परमाणु हथियारों पर, मतलब वहाँ की जो संपत्ति थी ना, वो जो संपदा थी, संसाधन थे, उन सब का ना ज़्यादातर प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा रहा था। यह भी एक समस्या थी जिसके कारण मतलब विघटन का कारण इसको माना जाता है। और प्रौद्योगिक व उत्पादन के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे होना, मतलब जो टेक्नोलॉजी है और उत्पादन है उसके मामले में पश्चिमी देशों से पीछे होना, और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, और रूस की प्रमुखता, मतलब रूस को ज़्यादा प्रमुख माना जाता, मतलब उसको ज़्यादा, रूस की वैल्यू उसमें ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बाकी देशों को उससे तकलीफ़ हुई, मतलब चिढ़ हुई। ये भी कारण था उसका टूटने का। और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने सोवियत संघ में सुधार के लिए जो भी सुझाव दिए थे उनका उन्होंने विरोध किया था। ये सब आप विघटन के उसमें लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, एक ध्रुवीय विश्व का होना, मतलब दो ध्रुवीय विश्व, मतलब दो ताकत थी, महाशक्ति थी विश्व में, जिसे दो ध्रुवीय कहा जाता था। अब सिर्फ एक ही महाशक्ति बची है विश्व में, तो इसलिए एक ध्रुवीय विश्व का होना। अमेरिका का वर्चस्व, USA, मतलब जो था एक महाशक्ति जो थी, जो USA, उसका दबदबा बन चुका है इसमें। विचारधाराओं की लड़ाई की समाप्ति, विचारधाराओं के बीच में जो लड़ाई होती थी वो भी समाप्त हो चुका है। और हथियार के होड़ की समाप्ति, मतलब परमाणु हथियार बनाने के लिए इन दोनों के बीच में होड़ रहती थी, वो ज़्यादा बनाए, तो उसकी भी समाप्ति हुई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग परमाणु हथियारों पे, तो वही है, वो भी समाप्त हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके साथ ये भी समाप्त हो गए। और 15 नए गणराज्यों का उदय भी हुआ, मतलब सोवियत संघ जो था उसमें ना 15 गणराज्यों ने मिलकर यह संघ बनाया था अपनी निजी चीज़ों का समाधान निकालने के लिए। हाँ, तो फिर वो टूटने के बाद 15 नए राज्यों का उदय होगा और शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको शीत युद्ध समझ में आया। शीत युद्ध होता क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शीत युद्ध जो होता है, मतलब बिना किसी हथियार की लड़ाई, बिना हाथापाई की हुई लड़ाई, जो बहसबाजी होती है, वाद विवाद वाली लड़ाई को ही शीत युद्ध कहा जाता है। बिना किसी हथियार की लड़ाई को शीत युद्ध कहा जाता है। सीधी सीधी बात, समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।